मेरा नाम तपस्या है। मेरी शादी के 1 साल बाद ही मैंने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया था। मैंने अपनी बेटी का नाम वर्षा रखा था। वर्षा बहुत समझदार और हम दोनों पति पत्नी की लाडली बेटी थी। पिछले कुछ दिनों से मम्मी जी, मतलब मेरी सास का बिहेवियर मुझे कुछ अजीब और गरीब सा महसूस हो रहा था। उनकी हरकतें भी मुझे कुछ सही नहीं लग रही थी, क्योंकि एक इंसान जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रखता हो, वो अचानक कोई ऐसी बात बोल दे जिसे सुनकर हमें विश्वास न हो, तो वो अजीब ही लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिमाग में कोई बात चल रही है, मगर जब भी मैं उनसे कुछ पूछने की कोशिश करती तो वो टाल दिया करती थी। कहती थी कि समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगी, अभी मुझसे ज्यादा पूछताछ मत करो। मेरी सास ना जाने क्या करना चाह रही थी, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था, और मुझसे कहती कि तुम ये बताओ कि हमारी वर्षा की 10 साल की बर्थडे कब आ रही है, वो कब 10 साल की हो रही है। मैं अपनी सास की बात सुनकर चौंक गई थी कि अचानक उन्हें मेरी बेटी के 10 साल के होने की फिक्र कहाँ से हो गई थी, और वो किस लिए मुझसे इस बारे में पूछ रही थी, क्योंकि हमारे घर में तो बर्थडे सेलिब्रेशन करने का रिवाज ही नहीं था। तो अब मेरी बेटी वर्षा के 10वें जन्मदिन के बारे में वो क्यों पूछ रही थी। अभी मेरी बेटी के 10 साल के होने में 1 महीना रह गया था, और हमारे पूरे खानदान में ही किसी भी बच्चे की बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की जाती थी। दरअसल मेरी सास का मानना था कि उनके खानदान में अगर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट होता है तो किसी की मौत हो जाती है। मैं अपनी ससुराल के हिसाब से ही चलती थी। मेरी सास अपनी ससुराल की सबसे बड़ी बहू थी, इसीलिए वो इस बात के सख्त खिलाफ थी और सब लोग उनका कहना मानते थे। मगर अब हैरानी वाली बात ये थी कि अचानक पिछले कई दिनों से मेरी वर्षा के जन्मदिन के बारे में वो बार बार पूछ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मेरे बेटे की 10वीं बर्थडे का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। मैं अंदर ही अंदर परेशान होती रही कि पता नहीं मेरी सास करना क्या चाह रही है, मगर मैं ये भी जानती थी कि जब तक वो अपने मुंह से मुझे कुछ नहीं बताएंगी, मैं अपने हिसाब से इस बात के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाऊंगी। इसी तरह मैंने इस बात का जिक्र एक दिन अपने पति से भी कर दिया कि आपकी मम्मी आजकल हमारी बेटी के बर्थडे के बारे में बहुत पूछ रही हैं। तो वो मेरी बात सुनकर घबरा गए। मैंने साफ तरीके से उनके चेहरे पर घबराहट देखी थी और उनके चेहरे का रंग भी उड़ गया था। वो मुझसे कहने लगे कि मम्मी से कहना कि अभी उसकी 10वीं बर्थडे में बहुत टाइम है, इतनी जल्दी उसका बर्थडे नहीं आने वाला। मैंने अपने पति से हैरान होते हुए पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, जबकि उसका बर्थडे तो अगले महीने ही आने वाला है। मैं वैसे भी उन्हें बता चुकी हूँ कि अभी 1 महीना रह गया है। तो वो कहने लगे कि अच्छा तुम कह देना कि मुझसे बताने में गलतफहमी हो गई थी। अभी 6 महीने हैं वर्षा के बर्थडे में, गलती से तुम्हारे मुंह से 1 महीना निकल गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मम्मी तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगी। मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो किस दिन 10 साल की हो रही है, वरना बहुत गलत हो जाएगा। मैं अपने पति की बात सुनकर और ज्यादा उलझ गई थी। ये दोनों माँ बेटे भी अजीब ही थे, खुलकर मुझे कुछ बता ही नहीं रहे थे, और ना ही इस राज से पर्दा उठ रहा था कि आखिर मेरी बेटी के 10 साल के होने में ऐसा भी क्या राज है कि बेटा तक अपनी माँ से ये बात छुपाना चाहता है। और मेरी सास को तो इस बात की जल्दी पड़ी हुई है कि उनकी पोती जल्द से जल्द पूरे 10 साल की हो जाए। मैं समझ नहीं पा रही थी, मुझे ये सब कुछ कोई नॉर्मल बात नहीं लग रही थी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। कुछ दिनों के बाद फिर से मेरी सास ने मुझसे पूछा कि वर्षा का जन्मदिन किस तारीख को आ रहा है। तो मैंने अपने पति के कहने के मुताबिक झूठ बोल दिया और कहा कि अभी तो 6 महीने रह गए हैं, मुझे आपको बताने में गलतफहमी हो गई थी, मैं भूल गई थी। दरअसल मैं घर के कामों में इतनी उलझी हुई हूँ कि अपनी बेटी की बर्थडे डेट भी भूल गई। अभी उसके बर्थडे में बहुत टाइम है, जब होगी तो मैं आपको बता दूंगी, आप बेफिक्र रहो। उस समय तो मेरी सास खामोश हो गई, लेकिन मैंने साफ साफ महसूस किया था कि मेरी सास मुझे घूर कर देख रही हैं। शायद वो समझ गई थी कि मैं उनसे झूठ बोल रही हूँ, इसलिए उन्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया था। वैसे मैं जानती थी कि वो मेरी बात का यकीन करेंगी भी नहीं, क्योंकि उनकी याददाश्त तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी थी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही मेरी बेटी वर्षा स्कूल से वापस आई तो मेरी सास ने फौरन ही उसे आवाज देकर अपने कमरे में बुला लिया। उससे बड़े प्यार से पूछने लगी कि बेटा, तुम्हारी बर्थडे की डेट कब की बैठ रही है। मैंने आंखों के इशारे से अपनी बेटी को रोकने की कोशिश की कि वो अपनी दादी को अपनी बर्थ डेट ना बताए, मगर मेरी बेटी मेरे इशारे नहीं समझ सकी थी। वो कहने लगी, दादी कि मेरा बर्थडे तो इस महीने की 28 तारीख को है। फिर मेरी बेटी हैरान होकर अपनी दादी से पूछने लगी, लेकिन दादी, हमारे यहाँ तो बर्थडे सेलिब्रेशन होता ही नहीं है,
तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रही हो? तो मेरी सास अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। न जाने मेरी सास के दिमाग में क्या चल रहा था। वो मेरी बेटी से कहने लगी कि हाँ, हमने आज तक तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, जबकि हमारे ख़ानदान में किसी का भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ है, लेकिन इस बार हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे। मैं तो उलझते हुए अपने कमरे में वापस आ गई और सोचने लगी कि ना जाने मेरी सास के दिमाग में क्या चल रहा है जो हमें नहीं पता। वो क्या करना चाहती हैं? आखिर मुझे कुछ बताए भी तो सही। मुझे तो अंदर से कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। कुछ ऐसी फीलिंग्स पैदा हो रही थी जिनको समझने में मैं नाकाम रही थी, लेकिन मेरा दिल यही चाह रहा था कि मेरी बेटी की बर्थडे इतनी जल्दी हरगिज भी ना आए। मगर होने को कौन टाल सकता था? वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है। हर लम्हा गुजरते हुए वक्त को कौन रोक सकता है? करते करते वो दिन भी आ गया जब मेरी बेटी पूरे 10 साल की हो गई। आज सुबह से ही मेरा मन बहुत घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। मेरी बेटी का बर्थडे था, मगर मेरे दिल में बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। पता नहीं मेरी ऐसी हालत क्यों हो रही थी। उस दिन सुबह से ही मेरी सास बहुत खुश नजर आ रही थी। किचन में आकर मुझसे कहने लगी कि वर्षा कहाँ है, अभी तक सो रही है क्या? मैंने कहा जी मम्मी जी, पर आप क्यों पूछ रही हो? तो वो कहने लगी कि मुझे उसे बर्थडे विश करना है, और कहने लगी कि ज़रा चावल भिगो देना, मुझे अपनी पोती के लिए आज अपने हाथों से खीर बनानी है। उसे मीठा बहुत पसंद है ना, इसीलिए। वैसे भी आज उसकी पहली और आखिरी बार बर्थडे सेलिब्रेट की जाएगी। अपनी सास की बात सुनकर मैं कुछ परेशान हो गई थी। मैंने उनसे उलझते हुए पूछा, मम्मी जी, आखिर आखिरी बार से आपका क्या मतलब है? तो मेरी सास हंसते हुए कहने लगी, अरे कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया था। क्या पता अगले साल में मौजूद हूँ या नहीं, तो इसलिए मैंने ये बात कह दी थी। अब तुम किचन से जाओ और जाकर अपनी बेटी को उठाओ, कहो कि दादी तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट खीर बना रही है। अपनी सास की ऐसी हरकतें मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास दिला रही थी। फिलहाल जो भी था, मेरी बेटी सुबह उठी तो मेरी सास ने उसे बर्थडे विश किया। आज मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि आज पूरे 10 साल बाद उसे लग रहा था कि उसका बर्थडे है, क्योंकि मेरी सास कभी भी हमें उसको बर्थडे विश भी नहीं करने देती थी, और तो और अपने हाथों से उसके लिए आज मीठा बना रही थी। लेकिन मैंने अपने पति की तरफ जब गौर किया तो वो मुझे बहुत परेशान नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई सख्त मुश्किल ने घेर लिया है। मैंने अपने पति से कई बार पूछा कि बताओ, अगर कोई परेशानी है तो मेरे साथ शेयर करो। मेरे पति ने हर बार मुझे टाल दिया, कहने लगे कि मैं परेशान नहीं हूँ और ना ही मुझे कुछ बताना है। उनका मूड भी कुछ ऑफ सा लग रहा था। आज इतनी बड़ी खुशी के दिन मेरे पति का मूड खराब होना मुझे किसी गड़बड़ी का एहसास दिला रहा था। हम सब लोगों ने शाम का खाना खा लिया तो मेरी सास कहने लगी, क्योंकि आज मेरी पोती 10 साल की हो गई है तो अब इस घर में वो नहीं रह सकती। अपनी सास की बात सुनकर तो मैं बौखला गई थी। आखिर वो क्या कहना चाह रही थी? मैं घबराकर खड़ी हुई और अपनी सास से पूछा कि मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। तो मेरी सास कहने लगी कि हम इसे बोर्डिंग स्कूल में डाल रहे हैं और मैं इसे अपनी जान पहचान वाले बोर्डिंग स्कूल में ही भेजूंगी। यही हमारे परिवार की पुरानी रीत है। हमारे खानदान में बेटियों की शिक्षा इसी तरह से पूरी करवाई जाती है। जैसे ही लड़की 10 साल की होती है तो उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाता है। मैंने गुस्से से अपने पति की तरफ देखा कि उन्होंने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। यहाँ तक कि मेरी सास ने भी इससे पहले मुझसे कभी इस रिवाज के बारे में एक बात भी नहीं की थी। तो आज ये अचानक उन्हें ये रिवाज कहाँ से याद आ गया था कि मेरी बेटी की अच्छी शिक्षा के लिए उसे बोर्डिंग स्कूल में भेजना है। मैंने अपनी सास से कहा कि आपका मकसद है कि मेरी बेटी अच्छी शिक्षा हासिल करे, तो मैं अपनी बेटी का एडमिशन किसी महंगे स्कूल में करवा देती हूँ, जहाँ से मेरी बेटी और अच्छी शिक्षा हासिल कर सकेगी। मगर बोर्डिंग स्कूल भेजने के लिए मैं कभी तैयार नहीं हो सकती। अच्छी शिक्षा हासिल करवाने के खिलाफ मैं कभी नहीं थी। ये बात तो अच्छी थी कि मेरी सास मेरी बेटी को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना चाहती हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं कर सकती थी। और अगर ऐसा करना ही था तो उनको इस बारे में मुझे पहले बताना चाहिए था। और वैसे भी अभी भी मेरी बेटी अच्छे स्कूल में ही जा रही थी। अगर वो उसे और अच्छे स्कूल में भेजना चाहती थी तो इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन उनका कहना था कि वो आज ही मेरी बेटी को बोर्डिंग स्कूल भेजेंगी। वो आखिर अचानक कैसे कैसे इतना बड़ा फैसला कर सकती थी? मैं कुछ बोलने ही लगी थी कि उन्होंने अपने बेटे को देखते हुए कहा कि अपनी पत्नी को समझा दो कि मेरे इस फैसले को वो पत्थर की लकीर समझ ले। मेरा फैसला कभी नहीं बदलेगा और ना ही इसमें कभी कोई गुंजाइश हो सकती है।
मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारी बेटी का बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवाने जा रही हूँ। मैंने अपनी सास को उठकर रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने अपने पति से कहा कि तुम अपनी मम्मी को रोको, देखो वो हमारी बेटी को बेवजह ही बोर्डिंग स्कूल में भेज रही है। ऐसे तो हमारी बेटी हमसे दूर हो जाएगी। अभी वो छोटी है, सिर्फ 10 साल की है। अगर वो चाहती है कि वो अच्छी शिक्षा हासिल करे तो हम उसका दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा देंगे, मगर उसको बोर्डिंग स्कूल में भेजकर हमसे दूर मत करो। वो हमारी इकलौती बेटी है। लेकिन मैं हैरान तब हुई थी जब मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वर्षा को जाना ही होगा। अपने पति की बात सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कैसे पिता हैं जो अपनी बेटी को खुद से दूर करने के लिए तैयार हो गए। मेरी बेटी बेचैनी से अपनी दादी को देखते हुए कहने लगी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी दादी, मुझे अपनी मम्मी के पास ही रहना है। लेकिन मेरी सास तो जबरदस्ती उसे घर की दहलीज पार करके ले गई थी। मैं हैरान थी कि शाम के टाइम ऐसा कौन सा बोर्डिंग स्कूल खुला हुआ होगा जिसमें वो उसका एडमिशन करवाने के लिए लेकर जा रही थी। लेकिन मेरी सास को तो अभी उसे घर से लेकर जाने की जिद लग गई थी। मैं अपने पति पर चीखने लगी कि क्या तमाशा लगाया हुआ है, मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया था। मैंने कहा ओहो अच्छा, मुझे याद आया, इसलिए तो आपकी मम्मी इतने दिनों से उसके 10 साल के होने का इंतजार कर रही थी ताकि उसके बाद उसे घर से निकाल दे। ये कैसी अजीबोगरीब रस्म रिवाज है तुम लोगों के घर के। मैं किसी भी हाल में अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं जाने दे सकती। मेरा पति मुझे समझाते हुए कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, वहां पर वो अकेली नहीं होगी, वहां पर कोई होगा जो उसका ख्याल रखेगा। मैंने ठिठक कर अपने पति से पूछा कि कौन होगा, तो मेरा पति लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहने लगा कि कोई ना कोई तो होगा ही ना जो उसका ख्याल रखेगा। मैंने कहा ऐसी ही कोई किसी का ख्याल नहीं रखता, तुम मेरी बेटी को वापस लाकर दो। मेरा पति कहने लगा वहां पर मेरी बहन होगी, छोटी बहन, जो वर्षा का ख्याल रखेगी। अपने पति की बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं शॉक्ड रह गई कि मेरे पति की एक छोटी बहन भी थी जिसके बारे में मुझे आज तक नहीं पता था। ये मुझे आज पहली बार पता चला था। मुझे वो दिन याद आने लगा जब ये लोग रिश्ता लेकर हमारे घर पर आए थे। उन दिनों मैं अपने मामा जी के यहाँ थी जब मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन करके इमरजेंसी में घर पर बुलाया था। मुझे तो पता भी नहीं था कि घर पर मैं क्यों जा रही हूँ। वो तो मुझे घर जाकर पता चला था कि मम्मी ने मेरे रिश्ते के सिलसिले में लड़की की फैमिली को घर बुलाया हुआ था। इसलिए इतनी अफरा तफरी हो रही है कि मुझे मेरे मामा जी के घर से भी बुला लिया गया। वैसे तो मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, मगर मम्मी पापा के सामने मेरी एक नहीं चलती थी। चाय और नाश्ते का सामान लेकर जब मैं कमरे में गई तो सामने ही सिर्फ 2 लोगों को देखकर मैं काफ़ी हैरान हुई थी। उनके जाने के बाद मुझे मम्मी ने बताया कि ये अच्छे और पढ़े लिखे लोग हैं। दोनों माँ बेटा ही एक दूसरे का सहारा हैं। इन दोनों के अलावा परिवार में कोई नहीं है। छोटी फैमिली और पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। लड़का अच्छा कमाता है, घर बार भी अपना है, और हमें क्या चाहिए। लोग अच्छे हैं। तुम्हारे पापा के दोस्त ने ये रिश्ता बताया है। वो इन लोगों की बहुत तारीफ कर रहे थे, तो मैं सोच रही हूँ कि हाँ कर देती हूँ। मम्मी ने मेरी मर्जी पूछी तो मैंने उनसे कह दिया था कि जैसा आप लोग करोगे मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह मेरी रजामंदी पर हाँ हो गई थी। लेकिन जब बाद में मेरे होने वाले पति से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि वो अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं। अपने पति की फैमिली के बारे में मुझे सिर्फ इतना ही मालूम था कि उनके पापा की मौत जब वो 15 साल के थे तभी हो गई थी, और उनकी मम्मी ने ही उन्हें पाल पोस कर जवान कर दिया था। ना कोई नंद और ना ही कोई देवर जेठ, और फिर लड़का भी अच्छा, देखने में खूबसूरत और पढ़ा लिखा। इसलिए तो मेरी मम्मी ने झटपट इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी और जल्द से जल्द मेरी शादी कर दी। मुझे लगा था कि मेरी सास नॉर्मल सासों की तरह होंगी, मेरे साथ भी वैसा ही बिहेव करेंगी जैसा दूसरी औरतें अपनी बहुओं के साथ करती हैं। मगर मेरे साथ तो शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी सास तो बहुत अच्छी औरत थी, बहुत ही संस्कारी औरत थी। घर के काम में भी मेरे साथ हाथ बटाया करती थी। मेरी सास हमारे ही गांव के एक तांत्रिक बाबा थे, उन्हें बहुत मानती थी। कभी कभी उनके यहाँ भी चली जाती थी। मैं खुद को बहुत लकी समझती थी कि मुझे इतनी अच्छी सास मिली है। शादी के कुछ महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मेरी सास के रिश्तेदार जो हमारे यहाँ आते जाते रहते थे, वो मुझे हमेशा बेटा होने की बधाइयाँ देती थी। कहती थी कि हमारे परिवार का रिवाज है कि हमेशा पहला लड़का ही होता है, इसलिए तुमसे भी उम्मीद है कि तुम भी बेटे को ही जन्म दोगी। मुझे डर भी लगता था कि अगर बेटा नहीं हुआ
तो कहीं मेरी सास का बिहेवियर मेरे साथ ना बदल जाए, वो ऐसी सास ना बन जाए जैसी दूसरों की होती हैं। वो मेरे लिए मेरी माँ समान थी और मैं कभी ऐसा नहीं चाहती थी कि वो सास वाली हरकतें मेरे साथ करना शुरू कर दे, क्योंकि उन्होंने भी हमेशा मुझे बहू नहीं बेटी की तरह समझा था। और आखिर मेरा डर सच साबित हुआ। मैंने अपनी बेटी वर्षा को जन्म दिया था। मुझे लगा कि अब मेरी सास मुझे डांट लगाएंगी, मुझसे नाराज होंगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो बहुत अच्छी औरत थी। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटियां तो भगवान की कृपा होती है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि भगवान ने हमारे घर बेटी को भेज दिया। तो मैंने चैन की सांस ली थी। बेटी पैदा हो जाने के बाद मैंने भगवान से यही प्रार्थना की कि दूसरी बार मुझे अगर कभी माँ बनने का सुख मिले तो मैं बेटे को ही जन्म दूं, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी सास को अपनी पीढ़ी बढ़ाने का कितना शौक है। वो यही चाहती होंगी कि उनके बेटे के घर भी बेटा पैदा हो जो उनकी पीढ़ी को आगे बढ़ा सके, उनके घर का वारिस बने। लेकिन अगली बार जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे मायूसी हुई थी। मेरे पेट में बेटी ही थी, लेकिन मेरी बेटी मृत पैदा हुई थी, जिसका मुझे बेहद अफसोस था। मेरी सास का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल नहीं बदला था। वो पहले की तरह ही मुझसे और मेरी बेटी से प्यार करती थी। मेरी एक ही बेटी थी, उसके बाद मुझे दोबारा प्रेगनेंसी नहीं हुई। मैंने भी अपने भाग्य पर सब्र शुक्र और समझौता कर लिया था कि मेरे भाग्य में अभी दूसरी औलाद का सुख नहीं है। इसलिए मैंने अपना पूरा कंसंट्रेशन अपनी बेटी वर्षा की परवरिश पर किया था। न सिर्फ उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया था, बल्कि उसे अच्छे मैनर्स भी दिए थे। मेरी बेटी पढ़ाई में भी बहुत आगे थी, लेकिन मेरी सास अभी चाहती थी कि मेरी बेटी बोर्डिंग स्कूल जाने के बाद अपना सारा का सारा ध्यान पढ़ाई में ही लगा ले। तो उन्हें कम से कम एक बार मुझे इस बारे में बताना तो चाहिए था। इस तरह अचानक बिना पूछे बिना बताए इतना बड़ा फैसला कर दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले गई कि बोर्डिंग स्कूल में उसका एडमिशन करवाने जा रही हूँ। और अब मेरे परेशान होने पर मेरा पति कह रहा था कि तुम परेशान मत हो, वहाँ पर मेरी छोटी बहन भी मौजूद है। तो मेरा शक में पड़ना तो एक ज़रूरी बात थी कि अब उनकी बहन कहाँ से आ गई और कैसी बहन। पहले तो उन्होंने यही कहा था कि वो अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा है, तो अब उनकी बहन इतने सालों के बाद न जाने कहाँ से आ गई। मुझे परेशान देखकर अचानक मेरा पति कहने लगा कि दरअसल मेरी छोटी बहन भी वही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही है, वो भी 10 साल की उम्र से वहीं पर है। तुम फिक्र मत करो, वो हमारी बेटी वर्षा का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखेगी। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर ये सब चल क्या रहा था। मैं भी खुद कुछ समझ नहीं पा रही थी। मेरी सास जब 2 घंटे के बाद घर वापस आई तो मैंने उनसे पूछने की बहुत कोशिश की कि आप आखिर इस टाइम पर मेरी बेटी को ऐसे कौन से बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन दिलवाने गई थी, मगर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो मुझसे कहने लगी कि अब तुम मुझसे नहीं मिल सकती, इसलिए मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं देना चाहती। अब अपनी बेटी को तुम कुछ सालों के लिए भूल जाओ। उस पल उनकी आंखों को देखकर मुझे बहुत डर महसूस हुआ था। वो आज मुझे बिल्कुल कोई बदली हुई औरत लग रही थी और उनका ऐसा नया डरावना रूप देखकर मैं बहुत डर गई थी। आज तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये मेरी सास है, वही सास जो मेरे साथ इतने प्यार से रहती हैं। वो मुझे कोई और ही औरत लग रही थी। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ी जंग जीत कर आ रही हों। मेरा पति मुझे बहस करने से रोकने की खातिर मुझे जबरदस्ती कमरे में लेकर चला गया। कहने लगे कि प्लीज इस समय तुम मम्मी से कोई बात मत करो। ये सब कुछ देखकर मैं बुरी तरह से उलझन का शिकार हो गई थी। मैंने आज तक अपने पति के मुंह से उनकी छोटी बहन का जिक्र तक नहीं सुना था और आज पहली बार सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा था, बल्कि एक बहुत बड़ा झटका सा लगा था कि ये कैसी माँ है जिन्होंने बचपन से अपनी बेटी को इस बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए छोड़ रखा है और अब मेरी बेटी को भी वहाँ पर छोड़ कर आ गई। मैंने कुछ दिनों तक तो इंतज़ार किया। मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि वो मेरी एक ही बेटी थी और मेरी सब कुछ थी। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मेरा मन बार बार उसे देखने को कर रहा था। इसलिए मैंने अपने पति से कहा कि मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। मेरी सास ने कहा कि नहीं, तुम मुझसे नहीं मिल सकती। मेरा जब भी अपनी बेटी से मिलने का मन करता, मेरा पति भी मुझे साफ साफ इनकार कर दिया करता था। बल्कि कभी कभी तो वो मुझे समझाता और तसल्लियाँ देता कि परेशान मत हो, वो मेरी बहन के पास ही तो रह रही है। कुछ समय के बाद जब हमारी बेटी घर आएगी तो तुम देखना कितनी काबिल होगी। उस स्कूल में उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी।
भले ही हम उसे नहीं मिल सकते, मगर वो बिल्कुल ठीक है। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सास हर हफ्ते में एक चक्कर वहाँ मेरी बेटी से मिलने के लिए जाती थी, लेकिन वो मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं जाती। हर पल मुझे यही एहसास होता था कि ज़रूर कोई तो ऐसी बात है जो मेरी सास मुझसे छुपा रही है। आखिर मैं अपनी बेटी से क्यों नहीं मिल सकती? कहीं मेरी बेटी किसी बुरे हाल में तो नहीं है? कहीं किसी मुसीबत का तो शिकार नहीं हो रही? मेरा दिल हर समय उसके लिए परेशान ही होता रहता था। मैं उसके लिए उसकी याद में बहुत रोती थी, लेकिन दूसरी तरफ ये दोनों माँ बेटा मुझे उससे मिलने ही नहीं देते थे। जब कुछ नहीं हो सका तो हार कर मैं अपनी बेटी के लिए बीमार पड़ गई। मेरी कंडीशन बिल्कुल बीमारों जैसी हो गई थी, लेकिन फिर भी मेरी सास का दिल नहीं पिघला था। इस तरह धीरे धीरे पूरे 6 महीने गुजर गए थे और मैं अपनी बेटी की एक झलक के लिए भी तरस गई थी। अब तो मैंने सोच लिया था कि जो होगा सो होगा। अब मुझे खुद ही उसका पता मालूम करना पड़ेगा। मैंने अपनी सास के रूटीन पर कड़ी नजर रखी थी, तो वो हफ्ते के दिन आखिर में शाम के समय घर से बाहर जाती हैं और लगभग 4-5 घंटे बाद घर पर आती हैं। मुझे अंदर से यही लग रहा था कि वो मेरी बेटी से ही बोर्डिंग स्कूल में उससे मिलने के लिए जाती होंगी, जहाँ का कहकर उन्होंने मेरी बेटी को भेजा हुआ है। एक दिन मैं भी अपनी सास का पीछा करने लगी। जैसे ही वो घर से निकली तो मैं भी सावधान कदमों से उनके पीछे पीछे घर से निकल गई। काफी देर चलने के बाद वो जिस जगह पर रुकी थी उसे देखकर तो मैं हक्का बक्का रह गई थी। वो कोई बोर्डिंग स्कूल नहीं था, जबकि मेरी सास के मानने वाले उस तांत्रिक बाबा का घर था, जिसे मेरी सास बहुत ज्यादा वैल्यू देती थी और मेरी सास हर काम करने से पहले उस तांत्रिक बाबा की एडवाइस जरूर लेती थी। मैंने कभी तांत्रिक बाबा को देखा तो नहीं था, मगर मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं शुरू में प्रेग्नेंट थी तब मेरी सास तांत्रिक बाबा से मुझे आशीर्वाद दिलवाने के लिए लेकर आई थी। लेकिन अचानक मेरे पति की कॉल आ गई थी, इसलिए मैं इस घर के अंदर नहीं जा सकी थी और बाहर से ही वापस लौट गई थी। मगर मेरी सास ने कहा था कि तुम जाओ, मैं बाबा जी से मिलकर थोड़ी देर में आती हूँ। इस बाबा को मेरी सास कई सालों से जानती थी और मैं कभी कभी ये सोचती भी थी कि मैं भी इस बाबा से मिलना चाहती हूँ, जिस पर मेरी सास सबसे ज्यादा यकीन करती हैं। मगर कभी मेरा इस बाबा से सामना नहीं हो पाया था। मेरी सास को इस बाबा के घर में जाता हुआ देखकर मुझे यकीन हो गया था कि हो ना हो मेरी बेटी को मेरी सास ने यहीं पर कैद करके रखा होगा। मैं भी अपने सास के पीछे पीछे वहां पर चली गई, लेकिन अंदर का नजारा देखकर काफी हैरान हुई थी, क्योंकि उसके अंदर तो काफी चहल पहल थी। शायद ये उस बाबा के नौकर थे जो इधर उधर टहल टहल कर काम कर रहे थे। ये घर अंदर से बहुत बड़ा था। मैंने साड़ी का पल्लू अपने सर पर रखा और उससे अपना चेहरा भी छुपा लिया ताकि मुझे कोई पहचान न सके। मगर वहां पर तो किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं था, सब अपने अपने काम में बिजी थे। मैं अपनी सास के पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जा रही थी। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर वो एक कमरे में चली गई। मैंने दरवाजे पर ही रुककर अंदर की तरफ झांका तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी तकिए से टेक लगाए हुए बैठा था। मेरी सास ने जाकर उनके पैर छुए और नमस्ते बाबाजी कहते हुए उनके कदमों में बैठ गईं। वो उन्हें बाबाजी कह रही थी, इसका मतलब ये था कि वो यही बाबाजी थे जिनका ये घर था। सुनकर मुझे बड़ा शॉक लगा था। ये बाबा तो देखने में काफी स्मार्ट और यंग था। भले ही उसकी उम्र ज्यादा थी, मगर उसने खुद को इतने बुढ़ापे में भी बहुत टिप टॉप बनाया हुआ था। फिलहाल मैंने इधर उधर अपनी बेटी को तलाश करना चाहा कि वो कहाँ पर हो सकती है, लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। थोड़ी देर के बाद मेरी सास उस कमरे से बाहर निकली तो उनके साथ मुझसे थोड़ी कम उम्र की लड़की बाहर निकली थी, जो मेरी सास से बातें कर रही थी कि माँ, मेरे साथ तो जो हुआ सो हो गया, मगर अपनी पोती के साथ तो आप ये अत्याचार मत करो। आखिर उस बेचारी मासूम सी बच्ची का क्या कसूर है? उसका बचपन यहाँ लाने के बाद खराब मत करो। उसके अभी खेल कूद के दिन है। मैं जानती हूँ कि मैंने भी अपने खेल कूद के दिन यहाँ पर रहकर गंवाए हैं, मगर मुझे तो ऐसा करना ही था। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? कितनी ऐसी 10 साल की मासूम बच्चियाँ जिनको आप यहाँ पर लेकर आओगी? 6 महीने हो गए हैं। इस बच्ची की माँ इसके लिए कितना तड़प रही होगी। प्लीज माँ, इसकी माँ के हाल पर रहम करो, उसे उसकी बेटी वापस लौटा दो। मैं कान लगाकर बातें सुन रही थी। शायद ये मेरी ही बेटी के बारे में बात कर रही थी, जिसे सुनकर मैं बेताब हो गई कि अब शायद मेरी सास अपनी बेटी की बात की ही लाज रख ले। मगर वो चिढ़ते हुए कहने लगी, जब मेरे हाल पर किसी ने रहम नहीं किया था, मेरे मासूम बेटे पर किसी को तरस नहीं आया था, तो मैं भी किसी पर रहम नहीं करूंगी। तुम उसका यहाँ पर ख्याल रखना। वैसे भी उसे यहाँ किसी तरह का नुकसान नहीं है। बाबा जी उसका यहाँ तुम्हारी तरह ही ख्याल रखेंगे जितना उन्होंने तुम्हारा रखा है।
मुझे अपनी सास की अधूरी बातों की कुछ समझ नहीं आ रही थी और मैं पूरा मामला जाने बिना यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी सास के नीचे जाने का इंतजार किया। सोचा कि मैं उनकी बेटी से आज बात करके ही रहूंगी। जब वो चली गई तो मैं उस लड़की के पास आ गई जो मेरी नंद थी। मैंने उसे अपना इंट्रोडक्शन करवाया, कहा कि मैं तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ। वो मेरी बात सुनकर एकदम से चौंक गई थी। वो डरते हुए मुझे एक कोने में लेकर चली गई और कहने लगी कि आप यहाँ पर क्यों आई हो, आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? अगर माँ को पता चल गया कि आप यहाँ आ गई हो तो बहुत बुरा होगा। मैंने उससे कहा कि मैं यहाँ पर अपनी बेटी से मिलने के लिए आई हूँ, बल्कि उसे अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। वो यहाँ पर क्यों कैद है? और तुम्हारी माँ ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो उसका एडमिशन किसी बोर्डिंग स्कूल में करवाने के लिए उसे ले जा रही हैं, जबकि ये तो मुझे कहीं से भी बोर्डिंग स्कूल नहीं लग रहा। वो मुझसे अफसोस में आकर कहने लगी कि आपकी बेटी भी मेरी ही तरह एक ऐसा बोझ उतारने के लिए यहाँ पर आई है जिसकी वजह से शायद आज आपका पति जिंदा है। और ऐसा करने के लिए सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं आई है, बल्कि अगर आपका कोई बेटा भी होता और आपकी बहू ने पहली बेटी को जन्म दिया होता तो वो भी यहाँ पर आएगी और इस तरह ये पीढ़ी चलती रहेगी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी बात को समझी नहीं, आखिर तुम क्या कहना चाह रही हो? तो वो कहने लगी, ये कहानी तो अभी और कई सालों तक चलने वाली है, क्योंकि मेरी माँ ने बाबा जी को जबान जो दी है, और मेरी माँ एक ऐसी औरत है जो कभी अपनी जुबान से नहीं मुकरती। वो कहने लगी, जब मेरी मम्मी पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो 9 महीने बाद उन्होंने भैया को जन्म दिया था। हमारे पूरे खानदान में रिवाज है कि अगर पहले बेटा पैदा होता है तो बहुत शुभ माना जाता है और इस वजह से उस बहू को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है क्योंकि उसने बेटा पैदा किया है। मेरी मम्मी भी अपनी शादी के बाद जब उन्होंने भैया को जन्म दिया तो बहुत ज़्यादा खुद को लकी समझ रही थी, मगर 2 साल के बाद मेरी मम्मी को पता चला कि उन्हें फिर से गुड न्यूज़ है, तो फिर मैंने जन्म लिया। उसके बाद ज़िंदगी इसी तरह से गुजरती रही, मगर जब मैं 1 साल की हुई तो मेरे भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मेरे पापा भी इस दुनिया से हमें छोड़कर चले गए थे। मेरे भैया इतने ज़्यादा बीमार हो चुके थे कि डॉक्टरों ने उन्हें लाइलाज साबित कर दिया था। उनका कहना था कि आपका बेटा जिंदगी की जंग बहुत जल्द हार जाएगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इसे शहर के किसी महंगे हॉस्पिटल में लेकर चली जाओ, क्योंकि यहाँ गांव में इसका इलाज नहीं है। मेरी मम्मी का ऐसे मौके पर किसी रिश्तेदार ने भी साथ नहीं दिया था। मेरी मम्मी अपने 4 साल के बेटे को उठाकर गोद में जगह जगह घूम रही थी और फिर मैं भी थी। उन्होंने मुझे सोता हुआ घर में ही छोड़ दिया था और रात के अंधेरे में घर में ताला लगाकर लोगों से पैसे मांगने के लिए चली गई थी ताकि उनके बेटे का इलाज शहर के बड़े अस्पताल में हो सके, क्योंकि शहर के बड़े अस्पताल में जाने के लिए उन्हें पैसे भी ज़्यादा चाहिए थे। वो किसी भी तरह से अपने बेटे की जान बचाना चाहती थी, मगर मेरे भैया के इलाज के लिए किसी ने मेरी मम्मी की कोई मदद नहीं की थी और मेरी मम्मी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। एक तरफ उनकी 1 साल की नन्ही सी बेटी थी और दूसरी तरफ उनका 4 साल का बीमार बेटा था। पापा के मर जाने पर मम्मी बहुत टूट कर रह गई थी। उनकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। मेरी मम्मी के माता पिता भी इस दुनिया में नहीं थे जो उनकी थोड़ी बहुत मदद कर देते। उनके भाई भाभी थे जिन्होंने उनको नहीं समझा और उन्हें नकार कर घर से निकाल दिया और कहा कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। मेरी मम्मी पूरी तरह से लाचार हो गई थी। भैया की तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। फिर गांव के ही एक औरत ने मम्मी को सॉल्यूशन दिया कि हमारे गांव में जो सरपंच जी की हवेली के बराबर में तांत्रिक बाबा बैठते हैं, उनके यहाँ जाएं, उनके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होगा। वो भैया का इलाज कर सकते हैं, उन्हें ठीक कर सकते हैं। मेरी मम्मी भैया को लेकर तांत्रिक बाबा के पास चली गई और उनके आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगी कि किसी भी तरह से उनके बेटे को ठीक कर दो। वो अपने बेटे के बिना जिंदा नहीं रह सकेंगी, क्योंकि मेरी मम्मी भैया से बहुत प्यार करती थी। तांत्रिक बाबा ने मेरे भैया को ठीक करने का फैसला कर लिया था। मम्मी ने बाबा जी को बताया था कि उनके पास 1 साल की बेटी भी है जिसे वो घर पर रोता हुआ छोड़कर यहाँ आई है। इस समय वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, उनकी सारी परेशानी दूर कर दो। तांत्रिक बाबा ने मम्मी की सारी परेशानी दूर करने के लिए उन्हें तसल्ली दे दी थी और कहा था कि जल्द ही वो सारी मुश्किल से आज़ाद हो जाएंगी, मगर इसके लिए उन्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मम्मी ने उनसे कहा था कि इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं आपको पैसे नहीं दे सकती। तांत्रिक बाबा ने कहा कि मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम यकीनन मेरे पास नहीं आती, बल्कि अपने बेटे का इलाज किसी अच्छे अस्पताल में करवा रही होती। मैं अपने तंत्र मंत्र से
तुम्हारे बेटे की तबीयत ठीक कर दूंगा, मगर इसके लिए तुम्हें अपनी बेटी को मेरे पास भेजना होगा। अभी नहीं, वो भी जब जब वो 10 साल की हो जाएगी, और तब तुम उसे मेरे पास भेज देना। मैं उसे अपने पास तब तक रखूंगा जब तक तुम्हारे ही परिवार की, मतलब तुम्हारे ही परिवार का खून जो कि बेटी हो, उसे तुम मेरे पास लेकर आओगी। वो भी 10 साल की ही होनी चाहिए। फिर मैं तुम्हारी बेटी को रिहा कर दूंगा और फिर उसके बाद तुम्हारी पोती को अपने पास अपनी सेवा के लिए रखूंगा। ये काम तुम्हारी हर आने वाली पीढ़ी में जो पहली बेटी होगी वो करेगी, और जिसकी उम्र 10 साल की होनी चाहिए। अगर तुम मेरी इस शर्त के लिए राजी हो तो मैं तुम्हारे बेटे का इलाज करने के लिए तैयार हूँ। अगर नहीं हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर मेरी मम्मी परेशान तो जरूर हुई थी, मगर अपने बेटे की तरफ देखकर उन्हें इस शर्त के लिए राजी होना पड़ा था, क्योंकि मेरी मम्मी जानती थी कि उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बात उन्हें इन दिनों अच्छी तरह से पता चल गई है, क्योंकि किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की। और फिर मैं बेटी हूँ, बड़ी होकर मैं भी विदा होकर अपनी ससुराल चली जाऊंगी। मेरी माँ फिर से अकेली रह जाएगी। मेरी माँ को लगता था कि उनका सहारा सिर्फ उनका बेटा ही है, जो बुढ़ापे में भी उनका साथ देगा। इसलिए मेरी माँ ने फैसला कर लिया था कि जब उनकी बेटी 10 साल की होगी तब वो उसे यहाँ पर छोड़कर चली जाएंगी। इस तरह अपने तंत्र मंत्र के जरिए तांत्रिक बाबा ने मेरे भैया को बिल्कुल ठीक कर दिया था, जिसके बाद हमारे घर के हालात भी बेहतर हो गए थे। मेरी मम्मी ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था, और फिर जब भैया जवान हुए तो उन्होंने नौकरी करना शुरू कर दिया, जिससे हमारे घर के हालात बिल्कुल सुधर गए थे। इस तरह जब मैं 10 साल की हुई तो मम्मी मुझे यहाँ पर छोड़कर चली गई, और फिर मैं जब तक यहाँ रहूंगी तब तक भैया की 10 साल की बेटी यहाँ पर नहीं आ जाती। इसीलिए मेरा समय यहाँ से पूरा हो चुका है। अगले 6 महीने बाद मुझे यहाँ से तांत्रिक बाबा की सेवा से अलग कर दिया जाएगा। उसके बाद ये जिम्मेदारी आपकी बेटी को निभानी होगी। अब आप प्रार्थना करो कि भगवान आपको बेटा दे, क्योंकि अगर आप बेटे की शादी कर दोगी तो फिर उसकी पत्नी भी बेटी को जन्म देगी, और उसकी जो बेटी होगी वो यहाँ पर बाबा जी के यहाँ उनके पास इस घर में रहेगी। और शायद उसके दौर में बाबा जी का कोई बेटा होगा जिसने कई सालों बाद बाबा जी की जगह ले ली होगी। तब आपको आपकी बेटी देखनी नसीब होगी, लेकिन उसके लिए आपको अपने पोते की कुर्बानी देनी होगी, जैसे कि मेरी मम्मी ने दी है। ऐसा हमारे खानदान में तब तक होता रहेगा जब तक भैया जिंदा है। अगर आपने ऐसा करना बंद कर दिया तो वो तांत्रिक बाबा का कहना है कि भैया की मौत भी हो सकती है। अगर आप विधवा होना नहीं चाहती हो तो आप अपनी बेटी को यहाँ पर रहने दो, और अगर अपनी बेटी से मिलना चाहती हो तो आपको अपने पति से दूर होना पड़ेगा। अपनी नंद की बातें सुनकर तो मैं शॉक्ड रह गई थी कि आज के ज़माने में भी ये लोग कैसी मनगढ़ंत बातों पर विश्वास करते हैं। मैंने अपनी नंद से कहा कि मैं इन बातों पर कभी विश्वास तो नहीं करती, मगर इतना ज़रूर कहूँगी कि बाबा जी ने अगर मेरे पति की जान बचाई है तो वो उनका भाग्य था। वो कोई भगवान नहीं है जो उन्होंने मेरे पति की जान बचाई। शायद मेरे पति के भाग्य में ज़िंदगी लिखी हुई थी। मैं अपनी नंद से इतनी बातें करके और अपनी बेटी से मिले बिना ही वहाँ से चली आई थी, मगर घर आने के बाद मैंने अपनी सास को कटघरे में खड़ा कर लिया था, क्योंकि मेरे सास का ऐसा मानना था कि उनके बेटे की जान तांत्रिक बाबा ने बचाई है। मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे किसी भी हाल में अपनी बेटी चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास अचानक डर गई। फिर उन्होंने मुझे पूरी कहानी वहीं से बताई जहाँ से मेरी नंद ने मुझे बताई थी। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें अपने पति की जिंदगी प्यारी नहीं है? मैंने कहा, मेरे पति को कुछ नहीं होगा, भगवान की कृपा से, क्योंकि मैं भगवान पर विश्वास करती हूँ, ऐसे ढोंगी बाबा पर नहीं जो लोगों को सालों साल बेवकूफ़ बनाते रहे। वो बाबा अपने घर में नौकरानियां रखने के लिए न जाने कितने लोगों को बेवकूफ़ बना चुका है। जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में होती है। मम्मी जी, आपने कैसे सोच लिया कि उस तांत्रिक बाबा के पास अगर हम अपने घर की बेटियां नहीं भेजेंगे तो मेरे पति की जान जा सकती है? मैंने अपनी सास को भरोसा दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर मेरी सास तो मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। मैं जिद पर अड़ गई और मैंने कहा, तो फिर ठीक है, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, वरना मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के लिए जा रही हूँ। मेरी सास मेरे पति से कहने लगी कि देखो, तुम्हारी पत्नी पागल हो गई है, ये कितना बड़ा कदम उठाने के लिए कह रही है। मेरा पति और मेरी सास दोनों ही मुझे रोकते रह गए, लेकिन मैं पुलिस में चली गई और मैंने पुलिस को जाकर सब कुछ बता दिया।
पुलिस ने मुझे मेरी बेटी तो दिलवा दी थी और साथ ही साथ मेरी नंद भी वहां से आज़ाद हो गई। और ऐसी ना जाने कितनी लड़कियां जिनके माता पिता को वो ढोंगी बाबा सालों से बेवकूफ़ बना रहा था, जो ऐसे मजबूर थे, जो अपने बीमार बच्चों और अपने घर की औरतों या फिर अपने घर के बूढ़ों को उनके पास लेकर गए थे और कहा था कि उनका इलाज करवाना है। उसने इलाज की वजह से अपने घर में ढेर सारी नौकरानियां इकट्ठी कर ली थी, जो उसको और उसकी पत्नी को काफी सारा आराम दे रही थी। और तो और वो घर बैठे इस तरह से पैसे भी कमा रहा था। मासूम बच्चियों से वो घर के काम करवाता था और फिर उनको तब तक नहीं छोड़ता था जब तक वो जवान होने के बाद उसके घर में उसी परिवार की दूसरी लड़की नहीं आ जाती थी। मेरी सास और मेरे पति के सामने सच्चाई खुलकर आ गई थी कि वो सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि गांव के बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बना रहा था। और ऐसा कुछ नहीं था कि अगर मेरी बेटी वापस आ गई तो मेरा पति मर जाएगा। मेरी बेटी मेरे पास आ गई, मेरे गले से लगकर बहुत रोई थी और खुश भी हुई थी। कहने लगी कि मम्मी, वहां पर मुझसे बहुत काम करवाया जाता था। मैंने अपनी बेटी से कहा कि अब आगे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। दरअसल मेरी नंद के साथ भी ऐसा ही हो चुका था, क्योंकि इन लोगों ने उससे भी उसका बचपन छीन लिया था। मेरी सास को इस बात पर बेहद अफसोस हुआ था कि उन्होंने अपनी बेटी का खेलकूद और पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहां भेजने के बाद बर्बाद कर दी थी। जो समय एक बार बीत जाता है वो लौटकर कभी वापस नहीं आता। मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए इस बात को जल्दी समझ गई थी और मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ जो ऐसी मनगढ़ंत बातों पर विश्वास नहीं करती। इसलिए मैंने स्टैंड लिया था और अपनी बेटी को जल्दी वहां से आज़ाद करवा लिया था। मेरी सास का कहना था कि अगर काफ़ी सालों पहले मैं इस बात को समझ जाती तो शायद मेरी बेटी का बचपन उस ढोंगी बाबा की वजह से बर्बाद न होता। मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांगी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी सास ने भी बेटा और बेटी में फ़र्क किया था। उन्होंने अपने बेटे की जान की खातिर अपनी बेटी का फ्यूचर बर्बाद कर दिया था, जबकि उनके बेटे को ठीक उस बाबा ने नहीं बल्कि मेरी सास की ममता और रो रो कर भगवान से की गई प्रार्थना ने बचा लिया था। मेरी नंद अब 18 साल की है और अब उसे स्कूल में भी एडमिशन नहीं मिल सकता। वो सिर्फ शुरू के 3 या 4 क्लास ही पढ़ी है, जबकि मेरी बेटी ने अब दोबारा से अपने स्कूल जाना शुरू कर दिया। उसका तो सिर्फ 1 ही साल खराब हुआ था, देर से ही सही, मगर मेरी सास की आंखें खुल गई थी। वो अपने किए पर आज भी बहुत शर्मिंदा होती हैं और हम सब लोग अब खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। और तो और मेरा पति भी बिल्कुल सही सलामत है। मैं अपनी इस कहानी से आप लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कभी भी लोगों की मनगढ़ंत बातों पर विश्वास न करें और सिर्फ भगवान पर भरोसा करें, ना कि इंसान पर। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।